डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग की शीट चल रही है, क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या है 20। 2y e की पावर x अपॉन वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x e की पावर x अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर जब पॉइंट लगवाया था तो आपको बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मिस्टेक क्या नहीं करनी है, और अगर हम ऐसी मिस्टेक हो जाती है तो प्रॉब्लम क्या आएगी, और फिर हम उसको सॉल्व भी करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हमने इसको उठा के सामने ले गए। सपोज हम रूल भूल गए और डी वाई ओवर डी एक्स बना लिया, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अभी नोट नहीं करना है, सिर्फ समझो, चीज़ें समझा रहा हूँ मैं, उसको भी देखते हैं। अब हमने लेट किया y इक्वल टू वी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स फर्स्ट में पुट कर दिया। यहाँ पे हमने रखा y की वैल्यू वी एक्स, यहाँ भी रखा वी एक्स और यहाँ पर भी वी एक्स। यहाँ पे अपना x कॉमन, 2v 1 अपॉन वी अपॉन में x कॉमन 1 अपॉन वी माइनस वी, x से x कैंसिल, p को ले गए राइट में। सॉल्व किया, कैंसिल हुआ, वी स्क्वायर 2e की पावर 1 अपॉन वी माइनस वी, क्रॉस मल्टीप्लाई सेपरेट कर लेंगे, अपॉन वी स्क्वायर डी वी डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, 2 बाहर, यहाँ पे डी वी अपॉन वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ इस वाले पार्ट में लेट करना पड़ेगा, बिना लेट करे तो होगा नहीं है। लेट 1 अपॉन वी टी हो गया, डी वी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू डी टी, डी वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस डी टी माइनस 2 e की पावर टी डी टी, ये हो गया लॉग वी लॉग एक्स, e की पावर टी का e की पावर टी लॉग एक्स लॉग वी लॉग सी, टी की वैल्यू 1 अपॉन वी, यहाँ सब कनेक्ट हो जाएंगे लॉग की प्रॉपर्टी से, v की वैल्यू रख देंगे तो v की वैल्यू आएगी y अपॉन एक्स, तो यहाँ आ जाएगा x अपॉन वाई, y अपॉन एक्स सी, एक्स से एक्स कैंसिल, लॉग सी वाई। ठीक है, और अब कर लेंगे इसका आंसर चेक। 2e की पावर x अपॉन वाई और इक्वल टू लॉग सी अपॉन वाई। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि माइनस आ रहा है, हमारे में इनके में माइनस नहीं आ रहा, तो हम माइनस को सामने बेच के प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग
1/cy, 1/c को हम c1 ले लेते हैं, log c1/y, तब जाके हमारा आंसर मैच करेगा। मतलब प्रोसीजर देखिए लंबा हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक, अब अगर हम इसको कायदे से करते, ऐसे करते हैं, तो दूसरा मेथड क्या होता? 2y e⁻x/y dx इक्वल टू -y-2x e⁻xy dy। हर चीज़ में मेन चीज़ यही है जो मैं आपने बताया था कि जैसे मैंने बोला भी है पहले भी कि कई बार हर एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, आईआईटी या आपका 11th-12th, कोई भी एग्ज़ाम के बाद जो भी एग्ज़ाम होते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आते हैं लोग बोलते हैं बड़ा लेंदी पेपर था। पेपर लेंदी नहीं है, पेपर आपका जो भी बनाया जा रहा है वो जितना टाइम आपको दिया जा रहा है उसमें वो हो रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि आप मेथड अगर बदल दोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, आंसर भी आ गया, लेकिन आपको आंसर मैच कराना पड़ा और उसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। ठीक, तो स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करो। अब क्या करता हूँ मैं, dx/dy बना लेता हूँ, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिवाइड मार देता हूँ, अलग अलग डिवाइड कर लेता हूँ। तो 2x e⁻x/y, 2y e⁻x/y, y/2y e⁻x/y, यहाँ y से y, यहाँ 2 से 2 e⁻, dx/dy x/y 1/2 e⁻x/y, ये बन गई। बनने के बाद लेट x इक्वल टू vy, dx/dy v प्लस y dv/dy, पुट इन फर्स्ट v प्लस y dv/dy, यहाँ आ गया v, यहाँ आ गया 2 e⁻v, v से v कैंसिल, क्रॉस अपना कर लेंगे इसको सेपरेट, इंटीग्रेशन e⁻v 1/2 log y प्लस log c। ठीक है, अब चाहो तो 2 को भेज सकते हो इस साइड, तो ये हो गया log c/y और v की वैल्यू, और आप देख सकते हैं सीधे आंसर पे पहुंच गए। ठीक है, अब ये एक मेथड ये कर रहा है एक बंदा, ठीक है, कितना टाइम लगा, मुश्किल से 3 या 4 मिनट लगे, और एक बंदा ये वाला मेथड कर रहा है ऊपर वाला। आंसर दोनों से आ रहा है, लेकिन आंसर आने में बहुत टाइम लग रहा है, और इसमें बहुत आसानी से आ रहा है। तो मैं ये कहूँगा रूल्स याद है तो आसानी से चीज़ें आएंगी, क्योंकि आपको जो रूल्स मैंने दिए हैं वो ना तो किसी बुक में लिखे मिलेंगे, ना इंटरनेट पे कोई बता रहा है, ना है वहाँ पे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है हमारा कि ऐसे करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसलिए ही तो आपको बताया, ठीक है, और उसका आप फ़ायदा उठाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस पे। ठीक है, उनको करते हैं, जो बच जाएंगे वो आप करके देखिए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 26, e⁻−2√x अपॉन √x y/√x dx/dy इक्वल टू 1। रूल क्या बताया था कि f(x) और gy के फंक्शन अगर प्लस या माइनस में हैं और इन प्रोडक्ट है dx/dy का, तो उल्टा कर देना है dy/dx, और dy/dx के साथ है तो dx/dy, यहाँ वही करना है हमें। ये हो गया अपना dy/dx। आप जैसी इक्वेशन दिखती हैं उस फॉर्म में लेके आओ। ठीक, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे p की वैल्यू 1/√x, मतलब x की पावर -1/2, q e⁻2√x अपॉन √x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर p dx, तो p क्या है हमारा x पावर -1/2 dx e की पावर
ये आ जाएगा तुम्हारे पास एक्स पावर 1/2 1/2 ई की पावर 2√x। जब ये आ जाए तो देन सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट क्यू -2√x अपॉन √x ई की पावर 2√x डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल ही हो गए, माइनस प्लस है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर 0 हो जाएगी। ये एक्स की पावर -1/2 डी एक्स प्लस सी, एक्स पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस कॉन्स्टेंट। दैट इज योर फाइनल आंसर। पर्टिकुलर तो पूछा नहीं है, तो जनरल सॉल्यूशन हो गया आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ई की पावर -y सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ठीक, सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स, तो डिवाइड, अगर उससे काम नहीं बनेगा तो फिर हम डी एक्स ओवर डी वाई बनाएंगे। ठीक, डी वाई ओवर डी एक्स 1 एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। अब डी वाई ओवर डी एक्स वाले कॉमन इक्वल टू 1, काम नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे y का और x का फंक्शन माइनस में है और मल्टीप्लाई हो रहा है डी वाई ओवर डी एक्स के साथ, उल्टा करना पड़ेगा इसे, यानी डी एक्स ओवर डी वाई बनाना पड़ेगा। तो यहीं से उल्टा कर दो, डी एक्स ओवर डी वाई, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स ई की पावर -y सेक स्क्वायर वाई इक्वेशन नंबर 1 बन जाए तो p इक्वल टू 1 q इक्वल टू ई की पावर -y सेक स्क्वायर वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर p डी वाई ई की पावर डी वाई ई की पावर वाई। सॉल्यूशन इज x इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ, ये दोनों कैंसिल, सेक स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन tan वाई और प्लस कॉन्स्टेंट। दैट इज़ योर आंसर। तो ये आंसर हो गया। ई की पावर वाई का चाहो तो राइट में डिवाइड कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो ये हो गई आपकी शीट के लीनियर सेपरेशन और रिड्यूसिबल सेपरेशन हो गया, होमोजीनियस हो गया। अब आ रहे हैं हम थ्योरी वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, जो कि बुक में भी दिए हुए थे, यहाँ पर भी मैंने डाले हुए हैं, और ये क्वेश्चन पहले आए हुए हैं इसलिए यहाँ पे डाले हैं। आपको बस समझने हैं क्वेश्चन को करना क्या है बेसिकली। मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो अब हम उनको ज़रा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्योरी बेस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें क्या होता है कि रियलिस्टिक ढंग से जो क्वेश्चन बनता है उसमें आपको पता नहीं होता थ्योरी वाले में कि उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन पहले बनानी है, ठीक है, और फिर उसके बाद हमें उसे सॉल्व करना है। अब किससे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन बनने के बाद ही पता चलेगा। तो इसीलिए इसका मेन ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन पहले तो पढ़ो, ठीक है, और ध्यान रखो कि क्वेश्चन जब पढ़ रहे हो पूरा क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ना है, और फिर क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, जैसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो लास्ट वाले, तो उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, बना के दे देंगे, और आपको उसको सॉल्व करके इक्वेशन बनानी है, फिर देखना है कौन सा लग रहा है, तब वो आंसर देगा। तो पहले हम 33 क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ इट इज गिवन दैट रेडियम डिकम्पोज एट ए रेट proportional to the amount present, तो let the amount of radium is P मान लेते हैं, P नहीं कुछ और मान लो क्योंकि P परसेंट में फिर कंफ्यूजन होगा, N मान लेते हैं। अब गिवन क्या है,
रेडियम डिकम्पोजिशन जो हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू अमाउंट प्रेजेंट, मतलब dN/dt प्रोपोर्शनल टू -n, क्योंकि डिकम्पोजिशन हो रहा है मतलब घट रहा है, कम हो रहा है, तो माइनस लेना पड़ेगा। अब माइनस ले लिया तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये बन गई तुम्हारी, इसको सॉल्व कर लो। log n इक्वल टू -kt प्लस कांस्टेंट। अब एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे k और c दो लोग आ रहे हैं, दोनों हमने अपनी तरफ से लिए तो हटाने पड़ेंगे। पढ़ते जाओ। इफ p% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रेडियम डिसअपियर इन L ईयर्स, ठीक, यानी कि जो अमाउंट ओरिजिनल था n, वो L ईयर्स में p% अपने प्रेजेंट जो अमाउंट था उसका p% कम हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 12 ईयर्स? तो एट इनिशियल, पहले एट इनिशियल की बात कर रहे हैं। अब इसमें कंडीशन 12 की बात निकालनी है, क्या बचेगा? एल की दे रखी है तो एक कंडीशन हम अपनी तरफ से लेंगे कि जब टी की वैल्यू 0 थी तो एन इज़ n0, मतलब इनिशियल अमाउंट, शुरुआत में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक। तो log n0 इक्वल टू 0 प्लस सी की वैल्यू log n0 आ गई। पुट इन सेकेंड, वैल्यू पुट कर दी, ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हम लेंगे व्हेन टी इक्वल टू L ईयर्स, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, n जो है वो अपने जो अमाउंट था, ठीक है, तो वो n0 था, न मान लिया, ठीक है, इनिशियल में जब t 0 था, और उसका p% कम हो गया, तो ये कम हो गया। ये वैल्यू उठा के पुट कर देंगे हम इक्वेशन थर्ड में। log n की वैल्यू n0 1 माइनस p/100 इक्वल टू माइनस का kl प्लस log n0। सॉल्व करो, log n0 को हम उठा के राइट से लेफ्ट में ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा माइनस kl, यहाँ से l की वैल्यू -1/k, यहाँ log की प्रॉपर्टी n0 1 माइनस p/100 अपॉन n0, n0 से n0 कैंसिल, -1/k log 1 माइनस p/100। ये आपकी k की वैल्यू, k की वैल्यू निकालो यहाँ पर, क्योंकि वो आर्बिट्रेरी है तो यहाँ पे l की जगह k आएगा। यहाँ l, यहाँ k, यहाँ पर भी, यहाँ l, यहाँ पर k। अब ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, पुट इन थर्ड। तो इक्वेशन बन जाएगी थर्ड में log n इक्वल टू माइनस के था तो t/L log 1 माइनस p/100 प्लस log n0। इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, सब हट गए। अब आएंगे हम उस वाली बात पे कि उन्होंने बोला है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 12 ईयर्स। लेट t इक्वल टू कैपिटल T ईयर्स द रेडियम डिकम्पोजिशन, t ईयर्स तो 12 ईयर्स तो उन्होंने दिया ही है, तो यहाँ आ जाएगा 12 ईयर्स, और रेडियम डिकम्पोजिशन कितना है ये हमें पता लगाना है। तो यूजिंग इन इक्वेशन फोर्थ log n इक्वल टू 2L/L log
1 माइनस पी अपॉन 100 प्लस लॉग n0। लॉग n, एल से एल कैंसिल, लॉग 1 माइनस पी अपॉन 100 होल स्क्वायर, और यहाँ पे अभी तो इसको ऐसे ही लिखो, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे राइट में, n0, दोनों तरफ से लॉग हट जाएगा, होल स्क्वायर। अब इन्होंने, ये तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन उन्होंने हमसे परसेंटेज पूछी है, कितनी परसेंट में। परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड, तो यहाँ हो गया ये n अपॉन n0 इंटू 100, ये तो परसेंटेज हो गई लेफ्ट वाली अमाउंट की, 1 माइनस पी अपॉन 100 होल स्क्वायर इंटू 100। 100 को अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओगे 10 बन जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा 10 माइनस पी अपॉन 10 होल स्क्वायर। तो ये आपकी परसेंटेज बनेगी कि 12 ईयर्स के बाद इतना आपके पास बच जाएगा परसेंटेज में, 10 माइनस पी अपॉन 10 होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अब बिल्कुल भी कठिन नहीं था, बट आपको पढ़ के सॉल्व करना पड़ेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन केमिस्ट्री वगैरह में आते हैं तो वो टफ लगते हैं, तो जिसकी मैथ्स अच्छी होती है उसका फिजिक्स केमिस्ट्री ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। क्योंकि मैंने जब पढ़ाई की थी तो अपने टाइम पे मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, केमिस्ट्री तो फिर भी आती थी क्योंकि सर ऐसे बढ़िया थे, टीचर फिजिक्स के ही बढ़िया थे, फिजिक्स में इंटरेस्ट आया नहीं मुझे कभी। लेकिन जहाँ मैथ्स आती थी वहाँ तो अपन राजा थे, वहाँ तो चीज़ें समझ में आ ही जाती थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, पढ़िए ध्यान से। मुझे ये नहीं पता कि साइंस क्या कहता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, पर मुझे ये पता है कि मैथमेटिकली क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। द टेम्परेचर T ऑफ ए कूलिंग ऑब्जेक्ट ड्रॉप एट ए रेट proportional to difference T minus S, where S is constant temperature of surrounding medium and that initially T equal to 150 degree Celsius. Find the temperature of the cooling object at any time T। ठीक, तो सबसे पहले कंडीशन, द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग ऑब्जेक्ट इज कैपिटल T। ड्रॉप एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस T माइनस एस, मतलब डी टी अपॉन डी टी स्मॉल टी टाइम के रिस्पेक्ट में प्रोपोर्शनल टू ड्रॉप हो रहा है तो T माइनस एस माइनस का आएगा क्योंकि ड्रॉप हो रहा है। और इस रूल को आप शायद 11th में या 12th में पढ़ चुके हैं, दैट इज़ द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब मुझे नहीं पता ये क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बट मुझे ये पता है कि अगर मैं एक चाय लाऊं और उठा के टेबल पर रख दूं, 5 मिनट के बाद वो ठंडी होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका मतलब जैसे चाय थी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से मान लो, और रूम टेम्परेचर मान लीजिए 25, 35, 20, 10, 7 कुछ भी होगा, तो रूम टेम्परेचर उस पर फ़र्क डालेगा, यानी कि उसका जो टेम्परेचर था उसमें से ड्रॉप करते करता चले माइनस होता चला जाएगा। और अगर यही चीज़ मैं ठंडी ला के रखूँगा यहाँ पर तो उस पर ही फ़र्क पड़ेगा, वो गर्म हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर नीचे जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ बोली जा रही है। अब डी टी अपॉन डी टी माइनस वो प्रोपोर्शनल हटेगा, ये आ जाएगा, सॉल्व किया। अब यहाँ भी बहुत से लोग फंस जाते हैं, तो एस तो पहले ही बोल रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो इसलिए टी के रिस्पेक्ट में हो गया इंटीग्रेशन, माइनस के टी प्लस कॉन्स्टेंट, इक्वेशन नंबर 1 ये बन गया।
अब यहाँ पे फिर वही के और सी जो है वो अपने मतलब कंडीशन है हमारी, ठीक। बट यहाँ पे हमें सी हटाना पड़ेगा क्योंकि आंसर जो मतलब कंडीशन दी है उसमें प्रोपोर्शनल है, तो के को इन्होंने आर्बिट्रेरी नहीं माना है, ठीक। इसीलिए आंसर में भी के दिखाई देगा। अब क्या बोल क्या रहा है वो, इनिशियली, एट इनिशियल मतलब टाइम जब जीरो था, तो कैपिटल टी इज़ 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रख लो इसको 150 माइनस एस, दैट इज योर एस, ज़ीरो सी की वैल्यू log 150 माइनस एस पुट कर दो फर्स्ट में, log टी माइनस एस इक्वल टू माइनस के टी प्लस log 150 माइनस एस। क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। पूछा क्या है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम टी। तो यही पूछा है, यहाँ से आपको टाइम टी की वैल्यू निकाल लेनी है। log टी माइनस एस माइनस log 150 माइनस एस इक्वल टू के टी। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास log टी माइनस एस अपॉन 150 माइनस एस माइनस के टी माइनस एस अपॉन 150 माइनस एस ई की पावर माइनस के टी क्रॉस मल्टीप्लाई 150 माइनस एस ई की पावर माइनस के टी। और यही आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन है, केवल उनकी जो पॉइंट है उनको समझना है, रूह को समझना है, और उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्या आप वो कहना चाह रहे हैं, और क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा है। मैथमेटिक्स की सबसे खूबसूरत बात ये है कि उसमें आपको सब कुछ लेट से स्टार्ट करना है और फिर धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे, चीज़ें अपने आप सॉल्व होती चली जाएंगी। बस चीज़ें सॉल्व करना आना चाहिए कि हम कैसे सॉल्व करें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 36 पढ़ेंगे। द नॉर्मल लाइन्स टू ए गिवन कर्व एट ईच पॉइंट पासिस थ्रू 2,0। फिर है द आर्क पासिस थ्रू या द कर्व पासिस थ्रू 2,3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। कर्व ले लिया, टेंजेंट हो गया, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन आगे बढ़ा दिया, इसने कट किया एक्स एक्सेस को, ये वाई है, इस पॉइंट पे कट हुआ है, और ये पॉइंट है तुम्हारा 2,0। बोल रहा था कि कर्व पे किसी भी पॉइंट पे आप नॉर्मल डालें, वो पास 2,0 से होगा, तो हमने एक नॉर्मल डाल दिया और वो 2,0 से पास हो गया। द कर्व पासिस थ्रू 2,3, ठीक है।
ये बन गया आपका एक रफ डायग्राम। ठीक, सारी चीज़ें हो गई। अब क्वेश्चन बनेगा, मतलब इक्वेशन, देन फिर सॉल्व करेंगे। अब करना क्या है, बेसिकली हमें वो समझना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और आपको अब ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा खतरनाक होते हैं जिनमें अब ये कुछ नहीं बोला। पहले बोला जाता था प्रोडक्ट है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, ठीक है, उसको सॉल्व करो, बन गया आसानी से। यहाँ कुछ भी नहीं बोला भाई, और केवल ये कंडीशन जो बोली वो हमने प्लॉट कर ली। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। तो सबसे अच्छा तरीका है, क्या करोगे, हमारे पास एक हिस्सा आ रहा है पी टी, यानी ये नॉर्मल ने टी पे कट किया है। ठीक, तो यहीं इसी का फ़ायदा हम उठाएंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी क्या बनेगी, डी वाई कैपिटल डी एक्स। तो इक्वेशन बनाओ पहले तो, एक्स माइनस, यार ये भी नहीं है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनानी है, वाई माइनस स्मॉल वाई, ये स्मॉल वाई वाले यहाँ वाले हैं, इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई एक्स माइनस एक्स। ये बनी द नॉर्मल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, कैपिटल एक्स एक्सिस लेना क्योंकि स्मॉल तो वो पॉइंट है यहाँ टच कर रहा है। पुट कैपिटल वाई इक्वल टू 0, यहाँ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है हमारे एक्स और वाई एक्सिस, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई पॉइंट है यहाँ टच कर रहा है टेंजेंट, और जहाँ से नॉर्मल पास हो रहा है। ये आ गया माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ पे जो डी एक्स ओवर डी वाई हम ले रहे हैं, क्योंकि इसमें एक्स और वाई हम पुट कर चुके हैं, डी एक्स ओवर डी वाई, तभी तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बनेगा। तो ये अपने स्मॉल ही रहेंगे क्योंकि इसमें हम पुट कर चुके हैं। तो डी एक्स ओवर डी वाई एक्स माइनस एक्स, यहाँ से कैपिटल एक्स की हम वैल्यू निकाल लेंगे, वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स। और अब क्या करें, ये तो एक्स आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो नॉर्मल है ये टी पॉइंट से पास हो रहा है, तो नॉर्मल इज पासिस थ्रू पॉइंट टी, पॉइंट टी 2,0। तो इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से x की वैल्यू तो 2 है और y की वैल्यू 0। अब इसको हम पुट करेंगे, पुट इन सेकेंड, तो यहाँ आ जाएगा 2y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स, बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारी। अब इसको हम कर देंगे सॉल्व, वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, क्योंकि एक्स का एक कोफिशिएंट -1 अपॉन में आएगा, प्लस c/2। अब वो बोल रहा है कि ये पास हो रहा है 2,3 से, कर्व जो है, तो कर्व पासिस थ्रू 2,3, तो रख दीजिए इसमें c की वैल्यू 9, सो द कर्व इज, रख दो 9, और ये हो गया आपका कर्व जो हमें फाइंड करना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ गए तो बैंड बजा देंगे, अगर आपने पहले नहीं किए होंगे तो।
हमें यहाँ ढूंढना पड़ा कि चीज़ें कहाँ से हम कलेक्ट करें, कैसे करें। तो उसका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आपके क्वेश्चन बनेंगे आगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाले हुए हैं, क्योंकि बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, RD RS, ठीक है, NCERT कहीं पे नहीं है, तो प्रॉब्लम तो होगी। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ डाले हैं। आप क्वेश्चन करोगे, समझोगे, ठीक है, लगाओगे तो खुद से लगाओगे, 100% समझ में आएंगे। नेक्स्ट शीट का 37 और मेरे द्वारा बताया जाने वाला आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, बोला क्या है, पढ़ो पहले क्वेश्चन को, और यहाँ शीट एंड हो जाएगी। बोला है, इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑफ ए कर्व मीट द एक्सिस of x in t, find the curve for which OP equal to PT, O being origin। पहले ग्राफ डायग्राम बनेगा, टेंजेंट P पे को मीट कर रहा है x एक्सिस पे। ठीक है, हमने एक कर्व ले लिया, इस पे एक टेंजेंट डाल दिया, कट किया उसने पीछे, ये पॉइंट है आपका P। ठीक है, और T ये रहा, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट हो गया स्मॉल x y, T मालूम नहीं, और गिवन है OP इक्वल टू PT। इसका हम यूज़ बाद में करेंगे, क्योंकि तभी यूज़ कर पाओगे जब T होगा। OP मतलब O और P के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, और PT मतलब P और T के बीच की डिस्टेंस। तो O 0 0 है, P x y है, तो वो तो ठीक है, ये रही डिस्टेंस। लेकिन T होना चाहिए ना, जब तक T नहीं होगा तब तक कैसा काम चलेगा। T कैसे मिला, जब टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को कट किया। ये पिछले वाले में कैसे मिला था, जब नॉर्मल ने कट किया था, तो हमने नॉर्मल की इक्वेशन ली थी। अब टेंजेंट ने कट किया है तो टेंजेंट की इक्वेशन लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स माइनस एक्स। टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, कैपिटल, पुट कैपिटल Y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ आ गया 0 माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स माइनस एक्स। कैपिटल X इक्वल टू एक्स माइनस वाई डी एक्स ओवर डी वाई। ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए T के। तो T का कोऑर्डिनेट आया एक्स माइनस वाई डी एक्स ओवर डी वाई कॉमा 0। अब हम ये OP और PT वाली बात लगाएंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट। OP इक्वल टू PT, OP इज एक्स माइनस 0 स्क्वायर वाई माइनस 0 स्क्वायर, और PT इज एक्स माइनस वाई डी एक्स ओवर डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 0 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल, वाई स्क्वायर डी एक्स ओवर डी वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल। अब इसको सॉल्व करो, इक्वेशन नंबर बन गई तुम्हारी थर्ड। अब यहाँ भी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्या करना है, पहला केस एक्स स्क्वायर, पहला केस अभी नहीं, पहले सॉल्व करके बताते हैं, फिर पहला केस बनाएंगे। दोनों तरफ से हमने एक तरफ एक्स को मतलब अंडर रूट लेके गए स्क्वायर, तो प्लस माइनस आया होगा, ये बनी। अब केस फर्स्ट बाई इक्वेशन फोर्थ,
एक बार प्लस ले लिया, यहाँ से सेपरेट किया, इंटीग्रेशन किया, log y इक्वल टू log x प्लस log c, तो log y इक्वल टू log सी एक्स, वाई इक्वल टू सी एक्स। ये एक हो गया आंसर तुम्हारा। केस सेकंड, अब माइनस लेंगे, डी एक्स ओवर डी वाई, यहाँ से बना डी वाई अपॉन वाई माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी वन कुछ भी ले लो, लॉग वाई लॉग सी वन अपॉन एक्स, वाई इक्वल टू सी वन अपॉन एक्स। तो ये आपका दूसरा है, इसीलिए इसमें आंसर दो दे रखे हैं, एक्स इक्वल टू सी वाई या एक्स इक्वल टू सी अपॉन वाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ो, समझो, ग्राफ डायग्राम बनाओ और देन सॉल्व, जो जो कहते जा रहे हैं वही करो, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से थ्योरी वाले क्वेश्चन होने थे। अब इसमें जो क्वेश्चन मैंने जैसे छोड़े हैं, अब जैसे मैं 30 क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, और उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आप करिए। थ्योरी वाले भी ज़रा ध्यान दें, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियलिस्टिक क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी सब नॉलेज चेक होगी, 11th में आपने क्या पढ़ा है, 12th में आपने क्या पढ़ा है, सब चेक हो जाएगा एक ही क्वेश्चन से। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 38 बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व passing through the point 1, 1 if the tangent drawn at any point P on the curve meet the coordinate axis at A and B, then P is the midpoint of AB। ठीक, चलो देखते हैं। ये कर्व हो गया, और इस पे एक टेंजेंट, जिसने कट किया दो जगह, ये पॉइंट है तुम्हारा P, और ये कर्व जो है वो किसी पॉइंट 1, 1 से पास हो रहा है, और ये है x, y। अब जो कट हुए हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, उन पॉइंट का नाम है A एंड B। तो ये A है और ये B है, और P जो है वो मिड पॉइंट AB का है। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्या करेंगे, कैसे इस्तेमाल होगा, सब बातें होंगी, समझना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ये P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, क्यू को छोड़ दो अभी, वो तो जनरल कंडीशन मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का काम आएगा, तो उसको छोड़ दो, केवल PAB पे कॉन्सेंट्रेट करो। जब तक मेरे पास A और B नहीं आ जाते, क्योंकि लेट नहीं कर सकते हम, एक से ज़्यादा वेरिएबल हो जाएंगे, सॉल्व करने में दिक्कत होगी, तो इसका यूज़ करो। अब अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हो तो A और B दोनों होने चाहिए मेरे पास। तो क्या करें, तो जो बोला गया है करते जाएंगे। ए बी क्या है, टेंजेंट है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, वो निकालो। अब इसने कट किया इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, पुट कैपिटल वाई इक्वल टू 0।
कर दो, सॉल्व करो। कैपिटल एक्स आ गया। ये कहाँ कौन से पॉइंट हो गए, ए के, तो ए के कोऑर्डिनेट आ गए एक्स माइनस वाई डी एक्स ओवर डी वाई, तो एक्स हो गया और वाई होगा नहीं तो जीरो हो गया। ठीक, द टेंजेंट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसमें एक्स की जगह जीरो रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बी के पॉइंट आ गए। जब दोनों आ जाएंगे अब हम अपना वो लॉजिक लगाएंगे मिड पॉइंट वाला। सिंस पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट मतलब एक्स इक्वल टू एक्स वन यानी ए के पॉइंट एक्स वाला, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस ज़ीरो डिवाइड बाई टू। यहाँ से टू एक्स एक्स माइनस वाई डी एक्स ओवर डी वाई, ले गए इधर एक्स बचा। अब अपना सॉल्व करो, इक्वेशन बन गई। लॉग वाई इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी, सी अपॉन एक्स, वाई इक्वल टू सी अपॉन एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। कर्व पासिस थ्रू 1,1, तो यहाँ से c की वैल्यू 1, कर्व इज y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स या एक्स वाई इक्वल टू 1। एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा, अब दूसरे पे हम कैसे पहुँचे, तो देखिए मिड पॉइंट अभी एक ही यूज़ हुआ है ना, ऐसा भी हो सकता था कि y इक्वल टू, अब हमने b का और a का सेकंड पॉइंट हुआ जीरो है a का, तो ज़ीरो प्लस और b का y वाला पॉइंट कौन सा है, y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन टू वाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ आ गया log x log y log c1 log x log c1 अपॉन वाई x इक्वल टू c1 अपॉन वाई। कर्व पासिस थ्रू 1,1, पॉसिबिलिटी सारी लेनी होती है, यहाँ रख देंगे भले ही उससे आंसर सेम आ जाए क्योंकि हमें नहीं पता ना। c1 इक्वल टू 1, सो कर्व इज x इक्वल टू 1 अपॉन वाई या एक्स वाई इक्वल टू 1। दोनों से देखिए सेम ही कर्व निकल रहा है, एक्स वाई इक्वल टू 1। ठीक, और यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को अपने फेवर में लाते हैं। उसके लिए आपका ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आपके पुराने पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि इसीलिए मैंने एक जब भी कोई चैप्टर पढ़ाया तो उसका कॉन्सेप्ट पहले समझाया, उसके बाद आपको थोड़ा 11th का बताया और फिर उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाया है हमने, जिससे कि एक एक चीज़ समझ में आए, वो इसीलिए बताई है। तो फिलहाल डिफरेंशियल इक्वेशन शीट से भी ख़त्म होती है और अब आपका केवल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन बचे हैं उन्हें रिवाइज करिए। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करिए। कैलकुलस वाला पार्ट जो सेकंड पेपर का ख़त्म हो चुका, अब प्रोबेबिलिटी पे वीडियोस आएंगे। अब प्रोबेबिलिटी को पहले ख़त्म करूँगा मैं कल परसों में, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तो नया टॉपिक अपना वेक्टर एंड 3D होगी और जब वो ख़त्म हो जाएगा देन अपना वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा रेट मेजर। इस तरीके से आपका सिलेबस जल्द से जल्द ख़त्म करने को बोला था, वो अब ख़त्म होने ही वाला है
और डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कंप्लीट। अच्छे से तैयारी करिए, कोई डाउट आए पूछिए। ठीक है, चलिए बाय बाय।